नमस्कार, शाम के ठीक 6 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया 24x7 और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। शुरुआत करेंगे देश दुनिया की खबरों से। क्या है हमारे देश में शहर की बड़ी खबर, लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं मॉनसून की। मॉनसून से पहले आपदा बचाव की जो तैयारी है उस पर मंथन हो रही है। आपदा बचाव की तैयारियों पर गृह मंत्री अमित शाह की बैठक चल रही है। हम आपको बता दें, इस बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद हैं। बाढ़ से निपटने की तैयारियों पर समीक्षा बैठक की जा रही है। तो बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत में हम आपको बता रहे हैं कि इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह मीटिंग कर रहे हैं। बाढ़ से निपटान की तैयारियों पर बातचीत हो रही है, जिसमें जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और साथ ही तमाम मंत्री आप देख सकते हैं। जो वीडियोस हमारे पास आए हैं उन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे गजेंद्र सिंह शेखावत और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह बैठकर मीटिंग कर रहे हैं और बात कर रहे हैं कि मॉनसून से कैसे निपटा जाए, बाढ़ से निपटने के क्या क्या तैयारियां होंगी और साथ ही निपटान व्यवस्था दुरुस्त की जाए। तो वहीं पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद पहली बार पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दिल्ली पहुंचे और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से बैठक की है। अब इस दौरान दोनों के बीच पंजाब की कानून व्यवस्था और साथ ही संगरूर सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर चर्चा हो रही है। अब इसी दौरान राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा भी मौजूद दिखे और इसी मुद्दे पर हमारे संवाददाता नमित त्यागी ने बातचीत की है, एक रिपोर्ट पेश की है, देखिए। पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दिल्ली पहुंचे और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उनकी मुलाकात हुई। माना जा रहा है कि पंजाब के अंदर कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा हुई, साथ ही साथ जो पंजाब के अंदर संगरूर लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है उस पर भी इस मीटिंग के अंदर चर्चा हुई है। क्योंकि पंजाब के अंदर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद लगातार जो विपक्षी पार्टियाँ हैं, चाहे कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें, वो पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर पर काफ़ी सवाल उठा रही थी। इसी को लेकर जो है सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद पहली बार पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दिल्ली पहुंचे और उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। तकरीबन 2 से ढाई घंटे तक ये मुलाकात चली। इस मुलाकात के अंदर पंजाब के सह प्रभारी और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा भी इस बैठक के अंदर मौजूद रहे। लगातार अगर हम बात करें तो पंजाब सरकार के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि पिछले 1 महीने के अंदर जिस तरीके से वहाँ पर घटनाएं घटी हैं, लगातार जो विपक्षी पार्टियां हैं वो पंजाब सरकार पर हमलावर होनी है। इसके अलावा बात करें तो उपचुनाव जो होने वाला है उसमें जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि भगवंत मान की बहन जो है मनप्रीत कौर, उनकी संभावना है कि आम आदमी पार्टी उनको उस सीट से चुनाव लड़ा सकती है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर जो बड़ी बैठक है वो आज अरविंद केजरीवाल के घर पर हुई। हालांकि फिलहाल जो है भगवंत मान जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं वो इस बैठक से निकल चुके हैं। तो कुल मिलाकर इस बैठक के अंदर जिन मुद्दों पर चर्चा हुई है उसमें सबसे पहला मुद्दा था पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर जो जिस तरीके से बिगड़ा है। दूसरा ये कि उपचुनाव में संगरूर सीट पर आम आदमी पार्टी किस चेहरे को वहां पर आजमाएगी। कैमरा पर्सन मनीष के साथ नमित त्यागी, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। और हरियाणा कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा का न्यूज इंडिया से खास बातचीत हुई है। अजय माकन को हरियाणा से जीत कर लेकर आएंगे और हम लोग छत्तीसगढ़ जाने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में पूजा पाठ होगी, साथ ही माता के दर्शन भी होंगे। क्या कुछ कहा है कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा ने, एक बार आपको सुनवा देते हैं। हरियाणा कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज जी, हमारे पीछे ये बस नज़र आ रही है, कहाँ आप लोग और कितनी संख्या में कहाँ आप लोग जाने वाले हैं? देखिए, हम जितने विधायक हैं सारे विधायक जा रहे हैं। संख्या मैंने अंदर गिनती नहीं भी मैंने करी है और हम लोग छत्तीसगढ़ की तरफ जा रहे हैं और वहाँ माँ कौशल्या देवी के दर्शन करेंगे और हमारी पार्टी के सारे साथी विचार विमर्श मंथन भी करेंगे और बहुत अच्छी हम यात्रा पे जा रहे हैं, शुभ यात्रा पे जा रहे हैं। इसका आंकड़ा है आप लोगों के पास? साहब, हम 31 विधायक हैं और हम एक माला की तरह गुंथे हुए हैं, बंधे हुए हैं और ये मेरी अंतरात्मा की आवाज़ है। मैं कोई पार्टी का अधिकृत प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं पहले बता दूँ ना, और मैं सिर्फ एक विधायक हूँ, पर मैं राम कथा करता हूँ। मेरा रोम रोम कहता है, चाहे हमारी एक वोट फालतू आए, राज्यसभा के चुनाव में हम ये 31 का आंकड़ा बढ़ा के दम लेंगे। इतनी घबराहट क्यों है? फिर तमाम विधायकों के साथ आप कर रहे लामबंद, फिर छत्तीसगढ़ लेकर जा रहे हैं, घबराहट किस बात की है? देखिए, घबराहट नहीं है, आप हालात समझिए देश के क्या हो रहे हैं। घबराहट थी कि हमने अभी ताज़ा अपने भाई सिद्धू मूसेवाले को खोया, किस तरीके से सरेआम गोली चला दी। आज हम 30 MLA अलग अलग जगह जाएं, हमारी सरकार नहीं है, सुरक्षा के नाम पे क्या हमारे साथ खिलवाड़ है आप सब लोगों को अच्छी तरह पता है।
कल को किसी की माँ का लाल चला गया, किसी की बहन का भाई चला गया, कौन जिम्मेदारी लेगा? कम से कम हम सब यहाँ इकट्ठे जा रहे हैं, एकजुट जा रहे हैं, इकट्ठे एक दूसरे को संभाल के तो जीत होती है अजय माकन की, तो सेहरा किसे पहनाएंगे आप लोग? किसके सर पे सेहरा होगा? देखिए, कांग्रेस के अंदर तो दूल्हा एक, सेहरा एक, हाथ के पंजे के निशान के नीचे हम सब एक। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पे ये नीरज शर्मा है जो विधायक हरियाणा से, वो बता रहे थे कि आश्वस्त हैं अजय माकन को लेकर। और आपको दिखाते हैं तस्वीर में, ये देखिए बस जो है यहाँ पर लग चुका है। इस बस के जरिए तमाम विधायकों को दीपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास से एयरपोर्ट लिया जाएगा और एयरपोर्ट से छत्तीसगढ़ ले जाने की तैयारी है। और विधायकों की कहीं ना कहीं बाड़ेबंदी कर रही है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि इनको भी डर है कि संख्या कहीं ना कहीं खिसक ना जाए, 30 से 28, 29 संख्या ना हो जाए। इसीलिए एक साथ बाड़ेबंदी तमाम विधायकों को करने की कोशिश दीपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पूरे कांग्रेस पार्टी की है। कैमरामैन आकाश के साथ रवि सर्राफ, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। और बिहार में जाति आधारित जनगणना पर सर्वदलीय बैठक में सहमति तो बन गई, लेकिन अब इस पर नया पेंच फंसता नजर आ रहा है। ऐसे में अब नीतीश कुमार के सामने चुनौती है कि इस मुश्किल से कैसे निपटा जाए। देखिए, बिहार में जातीय जनगणना पर बीजेपी ने नई शर्त रख दी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि अगर बिहार सरकार जातीय जनगणना कराती है तो उसे बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों की पहचान करने की बात तय करनी होगी। गणना की बात हुई है, सभी दलों ने उसका समर्थन किया है। हम लोगों ने दो शंकाएं रखी कि जब गणना हो तो इस बात पर जरूर ध्यान रखा जाए कि इस रास्ते से रोहिंग्या और बांग्लादेशी ऐसा नहीं हो कि वह इस गणना में शामिल हो जाएं और उसके बाद इस आधार पर नागरिकता के बारे में वह क्लेम करने लगे, इसका ध्यान रखना। और दूसरा, सीमांचल में एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि जो शेख समाज के हैं, जो कि मुसलमानों में अगड़ी जाति मानी जाती है, वह शेखौरा बन के, कुल्हड़िया बन के और इस तरह से करके वह पिछड़ों की हकमारी का काम करते हैं। जाति जनगणना पर साथ देने के बाद बीजेपी ने इसका विरोध भी शुरू कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के बाद मंत्री जीवेश मिश्रा भी बीजेपी अध्यक्ष के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि गलती से दूसरे देश से आए लोगों की गिनती भी ना हो जाए, नहीं तो दूसरे लोग भी इसका फायदा उठाकर भारत की नागरिकता की मांग करेंगे। बिहार में जातीय गणना कराना चाहते हैं, लेकिन जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है वह बिहार के हित में, देश के हित में बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अन्य देशों से विस्थापित होकर कोई आदमी अगर हिंदुस्तान की ज़मीन पे या बिहार के ज़मीन पे आके किसी कारण से चोरी छुपे रह रहे हैं, जातीय गणना में उनकी गिनती ना हो जाए और कल वह उसी आधार पर अपनी नागरिकता यहाँ प्रमाणित करने में ना लग जाए, इसकी ज़रूर चिंता राष्ट्र हित में, देश के लिए, इस राज्य के लिए, राज्य के शोषित वंचित के लिए राज्य की सरकार को करना चाहिए। वहीं बीजेपी की आशंका पर जेडीयू ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आशंका की बुनियाद पर कोई काम नहीं करते। ऐसे में शंका और आशंका की कोई गुंजाइश नहीं है, इससे पहले प्रारूप तैयार हो। जाति गणना है यह, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस देश के प्रथम राजनेता हैं जिन्होंने इसको वैज्ञानिक तरीके से कराने की पूरी कार्य योजना बनाई है। अब इस संबंध में बाज़ाब्ता प्रारूप बन रहा है, कैबिनेट की स्वीकृति, प्रारूप का बनना, प्रारूप बनने के बाद समाचार पत्रों में इसका प्रकाशन होगा और इसके विभिन्न मापदंड तय होंगे। तो अभी तो प्रारूप ही नहीं बना है, तो आशंका किस बात की? जातीय जनगणना में बांग्लादेशियों और तथाकथित कई बातों को लेकर आरजेडी ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। आरजेडी ने कहा कि अब बीजेपी को इसमें पेच नजर आ रहा है। सर्वदलीय बैठक में सब कुछ ठीक था, अब खामियां नजर आ रही है। कल सर्वदलीय बैठक हुई है। सर्वदलीय बैठक के बाद अब बीजेपी अगर कोई पेच फंसाएगी, इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। अब ये तो बीजेपी जातीय जनगणना पर तो देख ही रहे, नया नया पैतरा रोज ले रही है, बैठक में भी शामिल होती है, सर्वसम्मत प्रस्ताव भी पारित कराती है, सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में जाती है, तो फिर ये नया सिगुफा नहीं छोड़ना चाहिए। जातीय जनगणना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति से फैसला हो गया।
लेकिन भाजपा के द्वारा बांग्लादेशियों और तमाम मुद्दों पर कहीं न कहीं अब पेच नज़र आ रहा है। अब ऐसे में देखना होगा कि सर्वसम्मति से जो फैसला हुआ है ये फैसला कितना बरकरार रह पाता है, ये आने वाला समय बताएगा। सहयोगी ऋतिक के साथ संजीव राय, न्यूज़ इंडिया, पटना। और आरजेडी से प्रेम कुमार मणि ने इस्तीफा दे दिया है और ये कहा है कि लालू में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। हालांकि उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की जमकर सराहना की है, तो वहीं प्रेम कुमार मणि ने कहा कि आरजेडी पार्टी माफियाओं की पार्टी है और यहाँ टिकट का जो सौदा है वो खुलेआम होता है। इन सब मुद्दों को लेकर प्रेम कुमार मणि ने हमारे सहयोगी संजीव राज से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, एक बार सुनवा देते हैं। राष्ट्रीय जनता दल की बात करें तो प्रेम कुमार मणि लंबे अरसे से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साथ रहे, लेकिन उन्होंने अब पार्टी से पूर्णतः किनारा कर लिया है। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। प्रेम जी, क्यों ऐसा हुआ कि आप राष्ट्रीय जनता दल का पूर्ण रूप से साथ छोड़ दिए और लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी रहे आप? क्या कारण हुआ? हमने इस कारण त्याग किया पार्टी का। मैं देख रहा था कि पार्टी समय के अनुसार बदल नहीं रही है, समय की चुनौतियों को ठीक तरह से स्वीकार करने में अक्षम है और खुद इसके कारण हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी थे। पिछले 2 वर्षों में पार्टी को मेहनतपूर्वक, परिश्रमपूर्वक नए रास्ते पर नई ताकत से मजबूत करने की कोशिश की गई, लेकिन लालू जी देखिए बार बार अड़ंगा लगा रहे हैं। हमारा इतनी विषम परिस्थिति है पूरे देश में और भाजपा की चुनौतियां हैं, कई तरह से चुनौतियां, उसको हमारे राष्ट्रवाद को चुनौती, हमारी जो संवैधानिक स्थिति है, जो हमारा सेकुलर ढांचा है, हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन में हमने जो भारत का एक जो विचार, एक स्वरूप जो हमने निर्मित किया था, उन सब पर लगातार हमले हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में राज्यसभा का जो भी हमको सीट मिला है, जो संख्या में जो हम वहाँ जा सकते हैं, तो हमको ऐसे लोगों को भेजना चाहिए था जो वहाँ बात कर सके, जो यह कर सके, अपनी जो बीजेपी के जो जुमले वहाँ आते हैं उनका सक्षम ढंग से प्रतिवाद कर सके। लेकिन हो क्या रहा है, 6 सीटें अब हो जाएंगी, 6 सीटें हो जाएंगी। हमारी 16 में 6, आप समझ रहे हैं, 1/3 से अधिक है। लेकिन वहाँ 1 को छोड़ करके बाकी 5 नकारा है। ये थे हमारे साथ प्रेम कुमार मणि, राजद से लंबे अरसे तक जुड़े रहे। कहा जाता है कि चुप रहकर बस वक्त गुजारो, जां कहने से जामत वारो, सच्ची बात कही थी मैंने, लोगों ने सूली पे चढ़ाया। जी हाँ, इन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी को एक बेहतर लीडर माना और कहा कि बिहार के लिए ये आइकॉन होंगे। लेकिन वहीं लालू प्रसाद यादव के साथ लंबे अरसे तक राजनीति की और लालू प्रसाद यादव और तमाम लोगों के बारे में खुलकर कहा। ऋतिक के साथ संजीव राय, न्यूज़ इंडिया, पटना। और बिहार में ही जेडीयू कार्यालय में जनता दरबार का सिलसिला लगातार जारी है। आज भी बिहार सरकार के 3 मंत्री विजेंद्र यादव, शीला मंडल, मदन साहनी जनता दरबार में पहुंचे और लोगों की समस्याओं को सुना। मंत्री मदन साहनी ने बताया कि आज भी काफी संख्या में लोग पहुंचे, जिनमें दिव्यांग भी मौजूद थे। हम आपको बता दें, एक दिव्यांग ने भी भाग लिया और हत्या का कुछ मामला था। जिला के एसपी से बात हुई और जल्द कार्यवाही करने का निर्देश भी दे दिया गया। और कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह ने मांडर विधानसभा उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्की की जीत को सुनिश्चित बता दिया है। कांग्रेस प्रत्याशी ने नॉमिनेशन किया है, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल रहे। अब इस दौरान मुख्यमंत्री ने दीपिका पांडे सिंह के पांव छूकर प्रणाम भी किए। इसको लेकर न्यूज़ इंडिया से खास बातचीत में दीपिका पांडे सिंह ने कहा है कि जब भी हम सभी मिलते हैं तो सभी को सम्मान देते हैं।
मांडर विधानसभा उपचुनाव के लिए बंधु तिर्की की बेटी और महागठबंधन की ओर से शिल्पी निशा तिर्की ने नॉमिनेशन किया है, लेकिन इस नॉमिनेशन के दौरान जो एक तस्वीर सामने आई है उसकी बात करते हैं। दीपिका पांडे सिंह है विधायक। दीपिका जी, आप वहाँ बैठी थी, मुख्यमंत्री ने आपके पहुँच, अरे वो ऐसे हल्के फुल्के माहौल में आने पर आप जानते हैं सरकार को चलाने को लेकर के जो भी हम लोगों का मतभेद हो सकता है या तौर तरीके पर हो सकता है, लेकिन जो हम लोगों का संबंध है, एक दूसरे से हम लोग सम्मान से मिलते हैं, आत्मीयता से मिलते हैं। और अगर मैंने कहीं कोई बातें रखी हैं तो अपने संगठन के बारे में सोच करके, झारखंड की जनता के बारे में सोच करके, और ये सरकार और बेहतर कैसे कर सके इसके बारे में मैं टिप्पणी करती रही। आश्वस्त कितनी है मांडर विधानसभा? 100% आश्वस्त है और महिलाओं की संख्या सदन के अंदर बढ़ने वाली है, इसकी दोहरी खुशी है हम लोगों को। कुछ ठीक है, ऐसी बातें होती रहती है। सहयोगी जितेंद्र के साथ कमल कुमार, न्यूज इंडिया, रांची। और इसी बीच हमारे पास एक बड़ी खबर आ रही है। पंजाबी सिंगर मूसेवाला की हत्या का मामला, गैंगस्टर लॉरेंस के भांजे सचिन बिश्नोई का दावा। सचिन बिश्नोई ने हत्या की पूरी जिम्मेदारी ली है। कहा कि मैंने खुद सिद्धू मूसेवाला की हत्या की है। सचिन बिश्नोई ने कहा कि मैंने मोहाली में विक्की मंडुखेड़ा की हत्या का बदला लिया है। तो इस वक्त की जो बड़ी खबर है उसकी ओर रुख करते हैं और हम आपको बता दें कि पंजाबी सिंगर और रैपर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी बिश्नोई गैंग ने ली है। और बिश्नोई गैंग में हम आपको बता दें, उन्होंने लिखा है कि मैंने ये जो पूरा का पूरा मामला है वो पंजाबी सिंगर मूसेवाला की हत्या का मामला है और साथ ही गैंगस्टर लॉरेंस के भांजे सचिन बिश्नोई का ये दावा है। और साथ ही वो कह रहे हैं कि ये जो हत्या है, सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई है, वो उन्होंने खुद की है। उन्होंने कहा कि मैंने खुद सिद्धू मूसेवाला की हत्या की है। ये सचिन बिश्नोई कह रहे हैं, उन अपने ऊपर ये जिम्मेदारी ले रहे हैं। और साथ ही बिश्नोई गैंग जो कि बहुत बड़ा गैंग है और ये पूरा का पूरा गैंगस्टर जो गैंग वॉर हुआ उसके बारे में डिटेल और जानकारी, जो अपडेट हमारे पास है वो हम आपको बता दें सिद्धू मूसेवाला को लेकर। और चलिए आगे बढ़ेंगे। हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में अपनी ही पार्टी ने टारगेट किलिंग्स को लेकर प्रदर्शन किया है। तो और हम आपको बता दें कि JKIT पार्टी सरकार जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को ख़त्म करने में नाकाम हो रही है और न सिर्फ कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा नहीं दे पा रही। और हमेशा सुर्खियों में रहने वाले अभिनेता सोनू सूद एक बार फिर से सुर्खियों में हैं और इस बार एक मासूम के लिए फरिश्ता बन गई सोनू सूद और उनकी वजह से 4 हाथ पैर की एक 2.5 साल की बच्ची को नई जिंदगी मिलने वाली है। बिहार के नवादा जिले के सौर पंचायत की हेमदा निवासी 2.5 वर्षीय चौमुखी का इलाज कराने के लिए हम आपको बता दें सोनू सूद ने पूरी जिम्मेदारी ली है। 2.5 साल की बच्ची चौमुखी अपने परिजनों के साथ मुंबई पहुंच गई है और एक्टर सोनू सूद से मुलाकात भी की। यहाँ आपको बताते चलें कि मासूम बच्ची के हाथ पैर के साथ 4 हाथ पैरों के साथ पैदा हुई और 2 हाथ 2 पैर। वहीं हम आपको बता दें आम बच्चों की तरह वो बच्ची बिल्कुल नहीं है, लेकिन 2 हाथ 2 पैर पेट से उसके जुड़े हुए हैं। तो मैं आपको बता दें सोनू सूद, हम सब जानते हैं सोनू सूद का दिल कितना बड़ा है। कोरोना काल में सोनू सूद ने पूरे देश के लिए क्या कुछ किया और प्रवासी जितने मजदूर थे उसके लिए सोनू सूद ने जी जान की बाजी लगा दी। तमाम बसों से रेलवे स्टेशनों पर रेलवे की सुविधा टिकट्स कराकर जितने मजदूर थे उन्हें घर भेजा और ऐसे में सोनू सूद की जो दरिया दिली है एक बार फिर से दिखी है। हम आपको बता दें बिहार की एक छोटी सी बच्ची चौमुखी, जो कि आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये छोटी सी बच्ची है जिसका नाम चौमुखी है, बिहार की रहने वाली हैं और साथ ही बताया जाता है कि इनके दोनों पैर जो हैं आम बच्चे की तरह है, लेकिन उसके 2 हाथ और मतलब कि 4 हाथ और 4 पैर हैं इस बच्ची के और वो बिल्कुल ही अलग दिखती है। और ये देखिए तस्वीरों में हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बच्ची के 2 पैर और
जिस आम बच्ची की तरह नीचे 2 पैर हैं जिस पे वो बच्ची खड़ी है, लेकिन पेट के पास आप गौर से अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगी, पेट के पास 2 अलग से पैर और 2 अलग से हाथ हैं, और हाथ की जगह जहां हमारा और आपका हाथ होता है, हाथ वो है, लेकिन पेट के पास 2 अलग अलग हाथ और पैर। ऐसे में सोनू सूद ने इस बच्ची की पूरी जिम्मेदारी ली है और मुंबई ये बच्ची पहुंच चुकी है और अब उसका प्रॉपर इलाज होगा, ऑपरेशन होगा, और उसकी बच्ची, उम्मीद करते हैं हम कि एक बार फिर से ये छोटी सी बच्ची चौमुखी अपने दोनों नॉर्मल पैर और हाथों के सहारे चल पाएगी। और न्यूज़ इंडिया की मैनेजिंग एडिटर दीक्षा शर्मा का आज जन्मदिन है। जन्मदिन के मौके पर न्यूज़ इंडिया परिवार गरीब लोगों की मदद कर रहा है। लखनऊ में न्यूज़ इंडिया की टीम ने समाज सेवा का जिम्मा उठाया, बेड़ा उठाया और खुद अपने हाथों से गरीबों के लिए खाना तैयार किया। न्यूज़ इंडिया के नेशनल एडिटर डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा ने भी जन्मदिन के मौके पर आयोजित इस गरीबों के लिए बनाए गए भोजन में हाथ बटाया है। न्यूज़ इंडिया के लखनऊ की पूरी टीम इस मौके पर मौजूद रही। न्यूज़ इंडिया के इस कार्यक्रम में विजयश्री फाउंडेशन ने भी आगे बढ़कर गरीबों की खूब मदद की है। रिपोर्ट देखिए। युग युगांतर से प्रचलित कहावत सेवा परमो धर्म को आत्मसात कर चरितार्थ किया है न्यूज़ इंडिया की एमडी दीक्षा शर्मा ने, जो हर वक्त गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए तैयार रहती है। एमडी दीक्षा शर्मा के जन्मदिन के मौके पर लखनऊ में न्यूज़ इंडिया की टीम ने समाज सेवा का जिम्मा उठाया और इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत की पूजा अर्चना से हुई। एमडी दीक्षा शर्मा के जन्मदिन के मौके पर न्यूज़ इंडिया की टीम ने नेशनल एडिटर डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा के साथ मिलकर खुद अपने हाथों से खाना बनाया। किसी ने पूड़ी बेली तो किसी ने पूड़ी छानने की जिम्मेदारी सलीके से निभाई। गरीबों की सेवा के कार्यक्रम में विजयश्री फाउंडेशन ने भी अहम भूमिका निभाई। फाउंडेशन के संचालक विशाल सिंह समाज सेवा में हमेशा आगे रहते हैं और न्यूज़ इंडिया की एमडी दीक्षा शर्मा के जन्मदिन के मौके पर भी उन्होंने गरीबों की मदद की। आज दीक्षा शर्मा जी जो कि एमडी हैं न्यूज़ इंडिया की, उनका जन्मदिन है और उनके जन्मदिन को आज जो कि यहाँ का परिवार है न्यूज़ इंडिया का, वो पूरा सेवा दिवस के रूप में मना रहा है। और जो कैंसर व असाध्य रोगों से पीड़ित जो निशक्ति मारदार हैं, उनकी भोजन सेवा कर आज इस अवसर को सेवा के रूप में मनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, न्यूज़ इंडिया परिवार की तरफ से मरीजों और तीमारदारों की सुविधाओं के लिए 4 वाटर कूलर भी दान किए गए हैं। न्यूज़ इंडिया की एमडी दीक्षा शर्मा के सौजन्य से न्यूज़ इंडिया की टीम शहर शहर भूखे गरीब और असहाय लोगों की सेवा का बीड़ा उठाकर सही मायनों में इंसानियत का फर्ज निभा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और गाजियाबाद के साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज को बंद करने की घोषणा मैनेजमेंट ने कर दी है, जिसके बाद स्टूडेंट्स का भविष्य अधर में लटक चुका है। नाराज स्टूडेंट्स ने कॉलेज के बाहर जमकर धरना प्रदर्शन किया और कॉलेज में 2000 से ज़्यादा छात्र पढ़ते हैं। अब कॉलेज को बंद करने की जो घोषणा हुई है उसके बाद छात्र काफ़ी परेशान हैं। उनका कहना है कि मैनेजमेंट उनकी बात नहीं मान रहा और अब अचानक ही उनसे कॉलेज को बंद करने की घोषणा कर दी है, जिससे उनके सामने उनकी पढ़ाई और साथ ही भविष्य की चिंता भी सताने लगी है। क्या कुछ कहा छात्रों ने, हमारे सहयोगी संजीव कुमार ने उनसे खास बातचीत की है। गाजियाबाद के साहिबाबाद इंडस्ट्री एरिया में मौजूद इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज में आज छात्रों ने जमकर हंगामा किया। छात्रों का कहना था कि इंजीनियरिंग कॉलेज के जो मैनेजमेंट है उन्होंने कॉलेज को बंद करने की घोषणा कर दी है और यहाँ पर तमाम छात्र मौजूद हैं क्योंकि इनका भविष्य अब खतरे में है। और यहाँ पर ये तमाम छात्र पढ़ रहे थे, 2500 के करीब की संख्या है जो छात्र यहाँ पर पढ़ रहे थे। हालांकि यहाँ पर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर तमाम छात्र मौजूद हैं। इन्हीं से बात करेंगे, क्या हुआ और क्यों कॉलेज बंद किया जा रहा है। ये मैनेजमेंट का आपस का कोई इशू है, हमें नहीं पता, हमें ऐसे ही बहाने दिए जा रहे हैं और हमें कहा जा रहा है कि कॉलेज को बंद कर देंगे। ये जो सेशन है इसमें आगे बच्चे नहीं लेंगे तो आगे कोई कंपनी यहाँ नहीं आएंगी, प्लेसमेंट नहीं होंगी। हमारे जो सीनियर फैकल्टीज है जो यहाँ 15-20 साल से हैं वो रिज़ाइन करके जा रही हैं, लगातार फैकल्टीज जा रही हैं। आज भी 4 फैकल्टीज़ ने जो है रिज़ाइन किया है। हम क्या करें, हम सारे बच्चे परेशान हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, कोई भी हो, सब परेशान है, सबको आगे दिक्कत हो रही है, सबका जो फ्यूचर है वो खतरे में। अच्छा ये बताइए कि कब से आप पढ़ रहे हैं यहाँ से, कौन सी ईयर? अच्छा, तो
क्या मैनेजमेंट ने क्या बोला, कॉलेज को बंद अभी कर उन्होंने बस इतना बताया कि कॉलेज बंद हो रहा है, रीजन वगैरह में कुछ नहीं बात नहीं की मैनेजमेंट से? करा तो था धरना, कोई आया ही नहीं। अच्छा, तो आप लोगों ने जो आप यहाँ पर डिमांड की है, तो क्या डिमांड की है? डिमांड हमारी यही थी कि जो फैकल्टी है, फैकल्टी सही है, फैकल्टी नहीं है, प्लेसमेंट वगैरह पे असर ना पड़े, लेकिन ये हो ही नहीं सकता है। खुद फर्स्ट ईयर के जो फैकल्टी हैं वो बोल रहे हैं कि बेटा कुछ नहीं, असर पड़ना ही पड़ेगा। क्यों कॉलेज बंद कर रहा है? ये तो जैसा कि चेतन ने बताया, ये ट्रस्टी के बीच में इशू चल रहे हैं। आप खुद देखिए यहाँ पर क्या इंडस्ट्रियल एरिया है एंड आप खुद देख रहे हैं इतनी सारी इंडस्ट्री है, तो यहाँ पे कॉलेज बनाना इलीगल है। इसके बीच में यहाँ डिस्प्यूट हुआ है। हम तो इनफैक्ट यहाँ पे हमने प्रोटेस्ट भी किया, प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन पुलिस वाले आए, हमें उठा के ले धमकी देने लगे कि अगर तुम प्रोटेस्ट करोगे आपके ऊपर चार्जेस लिए जाएंगे। ये मतलब हम प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते। सीओ ने लिया है चार्ज। इस सीओ ने हमें कहा है कि अगर आप लोग हम अपनी आवाज़ रख रहे थे, हमने यहाँ किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। हमने रोड भी इतनी आधी ब्लॉक कर, आधी रोड खाली करवाई है। वहाँ सामने ऑटो वगैरह रोड ब्लॉक करके रखते हैं, उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। हम लोगों को इतनी हमें बात रखने की हमें नहीं दी जा रही में है, क्योंकि अगर ये कॉलेज बंद होता है तो इन छात्रों की पढ़ाई का नुकसान होगा, और जाहिर सी बात है कि ये जो कॉलेज है वो इंडस्ट्रियल एरिया के बीच में मौजूद है। इसी वजह से इस कॉलेज को बंद करने की घोषणा की जा रही है। हालांकि वजह क्या है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ संजीव कुमार, न्यूज़ इंडिया, गाजियाबाद।